गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 24 मई का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएम श्री योजना की। पीएम श्री योजना का काफ़ी 2 दिन से न्यूज़ में है। तमिलनाडु की सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो एक केस फाइल किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि इसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसके अलावा पीएम श्री योजना के तहत अदर स्टेट्स में बजट का एलोकेशन किया गया है, तो इसको जान लेते हैं। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री और योजना जो है ये लॉन्च हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था 7 सितंबर 2022 को। और इसका जो एम है वो है कि इम्प्रूव करना द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स। और ये जो है जो स्कूल्स हैं ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की उसको उसके लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं उसको इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जब ये घोषणा स्कीम जो है वो लागू हुई तो उसके लिए जो है 14,500 से ज़्यादा स्कूलों को बजटरी एलोकेशन जो है वो 2022-23 से लेके 2026-27 के बीच में 273.6 बिलियन रुपीस का एलोकेट किया गया था। और इस योजना के तहत मैक्सिमम जो है वो 2 स्कूल्स को सेलेक्ट किया जाता है हर एक ब्लॉक से। और उसके बाद जो है वो इस योजना में जो एक चैलेंज मोड होता है, तो उस चैलेंज मोड में कंपटीशन होते हैं और जो भी स्कूल जो है वो विनर होता है उसको ये पीएम श्री टाइटल लगाने का राइट मिल जाता है। और उसके अलावा उनको फंड भी मिलते हैं। और जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया है कि जो नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स हैं वो बढ़े हैं पीएम श्री योजना के लिए। और जो पीएम श्री योजना है इसका जो एम्फेसिस है वो है कि स्कूलों में जो है प्रॉपर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी डेवलप किया जाए। इसके अलावा फीचर्स सच एज सोलर पैनल्स, एलईडी लाइट, न्यूट्रिशन गार्डन, नेचुरल फार्मिंग, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना। और ये स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस में कॉम्पीट करने के लिए भी रेडी करते हैं। तो ये है पीएम योजना का डिटेल। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस कर लें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट समिट का जो है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट उसका इनॉग्रेशन किया गया। और उसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो अब फ्रंटियर ना होके फ्रंट रनर ऑफ ग्रोथ हो चुका है। और उन्होंने कहा कि ये जो रीजन है वो वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो ऑफर करता है। और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो है वो बैम्बू, टी प्रोडक्शन, पेट्रोलियम, स्पोर्ट्स, इको टूरिज्म सब में जो है वो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो एक हब के तौर पर इमर्ज हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कहा है कि ये पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। और नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्क्राइब करते उन्होंने कहा है अष्ट लक्ष्मीज और 8 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विच स्टेट्स आर डिस्क्राइब एट अष्ट लक्ष्मीज। फिर अगर हम बात करें तो इस समिट के दौरान जो है वो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट से जो है वो इंडिया का सबसे जो पहला सेमीकंडक्टर है वो प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके थ्रू अभी जो है वो गुजरात और असम में काम चल रहा है। और इसके अलावा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यूपी के लिए भी यूपी के नोएडा में भी जो है वो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत वहाँ पे भी है प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो इसमें और भी बातें कही गई हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ताकि डायरेक्टली म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस से इंडिया की कनेक्टिविटी हो सके। और इन्होंने कहा कि जो ईस्ट है उसका मतलब है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। इस समिट को बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स ने और फॉरेन डेलीगेट्स ने अटेंड किया। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स, उन्होंने भी अटेंड किया, जिनमें कि हेमंत विश्व शर्मा असम के, मेघालय के कॉनराड संगमा, त्रिपुरा के मनिक साहा, मिजोरम के लालदू होमा,
सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग का नाम शामिल है। और म्यांमार को लेके बांग्लादेश के जो चीफ थे मोहम्मद यूनुस का जो बयान आया था, उसके बाद से इंडिया का जो रिलेशन है वो अभी फ़िलहाल उतना अच्छा नहीं चल रहा है बांग्लादेश के साथ। और बहुत सारे टैक्स जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी इंडिया की तरफ से वो बंद कर दी गई है। और बांग्लादेश की तरफ से जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसे रोका गया। फिर इंडिया की तरफ से भी लैंड एक्सपोर्ट्स को पे रोक लगा दी गई है। फिर अगर हम डिस्कस कर लें तो कोविड के केसेस फिर से बढ़ते जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया जो है वो कोविड के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में 23 कोविड केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जो है वो इशू किया है। हॉस्पिटल्स को कहा गया है कि वो जितने भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं वो लें और हॉस्पिटल्स अपनी जो भी व्यवस्था है ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर्स की, और उन पे जो है वो ध्यान दें। फिलहाल ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कोविड जो है वो भी चिंता का कारण बना हुआ है। सिंगापुर और अन्य जगहों पे जो है वो काफ़ी केसेस कोविड के आ रहे हैं और इंडिया में भी इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर अगर हम बात कर लें तो एक न्यूज़ थी कि इंडिया पाकिस्तान के टेंशन्स के बीच जो है वो जयपुर में एक शॉप है जिसने जो भी मिठाइयाँ हैं जिनके आगे पाक नाम लगा है उनको चेंज करके श्री कर दिया है। क्योंकि भारत पाकिस्तान के भी अभी वॉर चला 3 दिन का, तो अपना विरोध जताते हुए जो है वो जो भी मिठाइयाँ उनके आगे पाक लगता था उनको श्री या भारत कर दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद से ये हुआ है और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी में ये हुआ है। तो इसमें एक लिंग्विस्टिक टीचर हैं जो कि इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ाते हैं लेडेन यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में। उन्होंने कहा है कि जो पाक टर्म है उसको कंफ्यूजन लेके नहीं होनी चाहिए। पाक एक कन्नड़ वर्ड है और इसका मतलब होता है स्वीट कॉन्डिमेंट, मतलब कि मिठाई। और उन्होंने बताया है कि ये जो वर्ड है वो हिंदी में इसका नाम जो है वो उसी तरह जैसे शुगर सिरप या पाग कहते हैं। और ये दोनों का जो जनरेशन है वो पक्व शब्द से हुआ है जो कि एक संस्कृत वर्ड है। और उन्होंने बताया कि पक्व का मतलब है कुक्ड, राइप और बेक्ड। तो पाक मतलब इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि पाक जो है वो नाम जो है वो संस्कृत वर्ड है। फिर अगर हम बात कर लें तो आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को 2.9 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आरबीआई में फ्राइडे को ट्रांसफ़र को अप्रूवल किया गया है, जिसमें कि जो इनका सरप्लस है वो डिविडेंड के फॉर्म में यूनियन गवर्नमेंट को देगी अकाउंटिंग ईयर 24-25 के लिए। और गवर्नमेंट जो इसके पहले ये अभी तक का जितना भी गवर्नमेंट के लिए फ़ंड दिया जाता है आरबीआई को, तो ये सबसे हाईएस्ट फंड है। फिर अगर हम बात कर लें तो आरबीआई ने अपना जो कंटिंजेंट बफर है उसको सीआरबी को 7.50% बढ़ा दिया गया है। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के उसका रिवीजन हुआ है। ये जो है वो विमल जालान की कमेटी ने इसको प्रपोज किया था 2018 में, और उसके बाद डिसाइड हुआ था कि जो कंटिंजेंट रिस्क बफर है उसको कितना मेंटेन करना है। तो रिसेंटली कोविड के दौरान जो है ये 5.5 था और उसे फिर बढ़ा के 6 किया गया 22-23 में 6% के अराउंड, और 23-24 में 6.50 किया गया और अभी फर्दर इसको बढ़ा दिया गया है। कंटिजेंसी फंड का मतलब है कि आरबीआई के पास कितना पैसा है और उसको उसने एक बफर स्टॉक के रूप में रखा है जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो काम कर सकती है। और उसके अलावा चूंकि आरबीआई को काफ़ी प्रॉफिट हुए हैं, उन प्रॉफिट्स की वजह से जो है उसने जो गवर्नमेंट को जो डिविडेंड वो प्रोवाइड करती है उसको भी बढ़ा दिया है। कमेटी ने बताया, जो बोर्ड है उसने ये बताया है कि जो आरबीआई है उसका जो लाभ है वो बढ़ा है काफ़ी, और ये भी बताया कि ये जो इनको जो काफ़ी जिनको पैसे मिले हैं वो ग्रॉस डॉलर सेल्स की वजह से और हायर फॉरेन एक्सचेंज गेन्स की वजह से मिला है। और इनका जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हुई है, लगातार बढ़ा है उनका। और अगर हम बात कर लें एशियन सेंट्रल बैंक्स की, तो आरबीआई जो है वो टॉप सेलर था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जनवरी में।
तो इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट का जो है डिविडेंड उसको बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। फिर अगर हम बात कर लें अनदर न्यूज़ की, तो इंडिया पाकिस्तान को वापस से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए एफर्ट्स लगाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से डॉजियर जो है वो दिया जाएगा। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और ये ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को देखता है। और इसमें सरकार ने कहा है कि अभी रिसेंटली IMF की तरफ से 9 मई को पाकिस्तान के लिए फंड्स रिलीज़ किए गए हैं, तो उसको लेके गवर्नमेंट ने चिंता भी जताई थी। सरकार की तरफ से इंडिया की तरफ से चिंता दिखाई गई थी। भारत नहीं चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा कोई भी फंड मिले जिसका मिसयूज़ वो टेरर फंडिंग के लिए कर सके। और डेवलपमेंट वर्क से इंडिया को कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो है वो जितना भी उसको पैसा मिलता है वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन से, उसका यूज़ जो है वो इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए करता है। इसमें रिकमेंडेशन 38 ऑफ द जो FATF होता है उसके अकॉर्डिंग जो कंट्रीज़ हैं उनको आपस में ऐसा होना चाहिए रिलेशन कि अगर कोई कंपनी जो है वो किसी रिस्पांस के लिए कहती है तो उसको आइडेंटिफाई करना है, फ्रीज़ करना है और सीज़ करना है जो भी प्रॉपर्टी है इशू होती है। और अगर हम बात कर लें तो 2018 से लेकर 22 तक जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में था, और फिलहाल FATF में 25 कंट्रीज़ हैं जो कि केन्या, मोनाको, नेपाल, साउथ अफ्रीका, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ हैं। और अगर हम बात कर लें तो नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। तो इंडिया की पूरी कोशिश रहेगी कि फर्दर इनको जो है वो ग्रे लिस्ट में शामिल करवा सके। लेकिन पाकिस्तान जो है वो FATF का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग का मेंबर है, और ये भी FATF का स्टाइल का ही रीजनल बॉडी है। और इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF दोनों का मेंबर है। अदर न्यूज़ की अगर हम बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग डैम को लेकर विवाद चल रहा है। सरकार की तरफ से जो है वो ये डैम जो है वो सियांग, अपर सियांग और वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये बनने जा रहा है। सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिसके तहत 300 मीटर हाई डैम बनेगा और जो 11,000 मेगावाट के लगभग इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होगी। तो वहाँ पे काम शुरू करने के लिए आर्मी और सारी फोर्सेस पहुँच गई हैं। तो वहाँ की जो लोकल हैं विलेजर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। तो ये पूछ सकता है कि सियांग डैम कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। और गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो डैम है इसकी वजह से काफ़ी जो है वो इंडिया को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो चाइना है उसका प्लान है कि वो एक मैसिव प्रोजेक्ट बनाएगा यारलुंग सोंगपू नदी में, जिसके थ्रू जो वो है वो 60,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहेगा। यारलुंग सोंगपू तिब्बत स्ट्रेच में सियांग का पार्ट है, और जो कि असम में आते आते उसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, और वहाँ उसके साथ 2 नदियाँ मिलती हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए भी और चाइना को टैकल करने के लिए भी। लेकिन वहाँ पे चूँकि विलेजर्स को कुछ मिसकंसेप्शंस है, उसके चलते हैं वहाँ पे इसके लिए विरोध दर्ज किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे जो है वो इंडिजिनस जो कम्युनिटी है उसको नुकसान पहुँचेगा, इकोलॉजिकल डिज़ास्टर उन लोग कहना है कि ये होगा। और इनका कहना है कि ये इस रिवर को एनी कहते हैं, जिसका मतलब है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में माता। तो इसीलिए जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस है, उसके अगेंस्ट जो है विलेजर्स का सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम के द्वारा जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया है। तो ये सारी इससे रिलेटेड न्यूज़ थी। फिर अगर हम बात कर ले तो ट्रम्प ने यूएस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो फॉरेन स्टूडेंट्स को एनरोलमेंट कराती है उस पर बैन लगा दिया था। तो उसके अगेंस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो कोर्ट में गई है, और वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है उन्होंने जो ट्रम्प के द्वारा जो हार्वर्ड एनरोलमेंट में जो कटौती की गई है उस पर अभी फ़िलहाल के लिए रोक लगा दिया है। और
ईवी लीग स्कूल ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने जो है वाइट हाउस की पॉलिटिकल डिमांड्स को नहीं माना, और इस वजह से 7,000 वीज़ा होल्डर्स को दिक्कत होती। वहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और भारत की तरफ से अगर बताया जाए तो अराउंड 700 भारत के स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो हार्वर्ड का कहना था कि जो भी इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी को लेके। तो ये आज 24 से रिलेटेड सारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी।